नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण से रिकवरी की दर 95% से पार हुई। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें। सीरम इंस्टीट्यूट का बयान, देश में जनवरी से शुरू हो सकता है कोविड टीकाकरण अभियान। पीएम मोदी ने देश में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश पर निराशा व्यक्त की। राहुल गांधी का केंद्र सरकार से सवाल, पूछा किसानों को कितनी आहुति देनी होगी। और रूस में एक दिन में कोरोना के 28,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। समाचार शुरू करने से पहले आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले पर जहां मुसीबत बनी मानवता और एक झूठे दहेज उत्पीड़न कानून में पूरे परिवार को फंसा दिया गया। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। हम बात कर रहे हैं कानपुर के रहने वाले अतुल की, जिनकी शादी वर्ष 2018 में घर वालों से निम्न परिवार की लड़की के साथ धूमधाम से की गई। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद नवविवाहिता ने अतुल के ऊपर अलग रहने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और फिर अलग रहने से मना करने पर वह घर छोड़कर वापस मायके चली गई और वह लगातार फ़ोन पर अपने ससुराल जनों से पैसे मांगने के साथ ही फर्जी दहेज मुकदमों में फंसाने की धमकी देने लगी। पीड़ित परिवार ने न्यूज़ क्रांति से बात करते हुए बताया कि अतुल का विवाह औरैया जिले के गहेसर निवासी युवती के साथ पूरे रीति रिवाज से 24 फरवरी 2018 को हुआ था। शादी के कुछ ही दिनों बाद अतुल को पत्नी शालिनी व ससुर अश्विनी दीक्षित द्वारा घर से अलग रहने का दबाव बनाया जाने लगा तथा साथ ही फोन पर धमकियां भी दी गईं। पीड़ित परिवार के मुताबिक जब अतुल अलग रहने के लिए राजी नहीं हुआ तो उसके ससुर अश्विनी दीक्षित ने फोन पर धमकी देते हुए कहा कि अब उसकी पत्नी मायके में ही रहेगी और फोन पर पैसों की मांग भी की गई और धमकी देते हुए कहा गया कि अगर पैसे नहीं दिए तो मारपीट और दहेज के झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। इसके साथ ही अतुल के ससुराल पक्ष द्वारा सरकारी विभाग में कार्यरत उनके बड़े भाई पर भी मुकदमा दायर करने की धमकी दी गई। हालांकि पीड़ित पक्ष से प्राप्त जानकारी के मुताबिक लड़की पक्ष द्वारा औरैया सेशन कोर्ट में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन आरोपी पक्ष द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर सेशन कोर्ट ने केस निरस्त कर दिया। अब लड़की पक्ष ने अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के धमकी देकर पीड़ित अतुल और उसके परिजनों का मानसिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां एक और वर पक्ष वाले दहेज को अभिशाप मानकर अपने से कमजोर वर्ग की लड़कियों के साथ सद्भाव के साथ विवाह करते हैं, वहीं शादी के बाद लड़की और उसके घर वालों द्वारा पति पर अनौपचारिक दबाव बनाया जाता है और बात ना मानने पर महिला सशक्तिकरण के नाम पर बने कानूनों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जिससे उन्हें मानसिक कष्ट के साथ ही आर्थिक और सामाजिक रूप से भी क्षति पहुंच रही है। ऐसे में सरकार को भी आगे आकर इन कानूनों का गलत इस्तेमाल करने वालों को कठोर सजा का प्रावधान करना चाहिए, ताकि कोई बेगुनाह इस तरह के सशक्तिकरण के लिए बनाए गए कानूनों का बलि का शिकार ना हो जाए। इस पूरे मामले में ट्रेजरार की रिपोर्ट से एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ। दहेज उत्पीड़न कानून निरस्त होने के बाद लड़की पक्ष द्वारा वुमेन प्रोटेक्शन एंड वुमेन सेफ्टी पर और दूसरी 125 मेंटेनेंस में मुकदमा दायर किया गया। पीड़ित वर पक्ष का कहना है कि दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मामला पूरी तरह निरस्त है, लेकिन 125 का केस अभी भी चल रहा है। साथ ही वुमेन प्रोटेक्शन में अभी लड़की का रिटर्न स्टेटमेंट आना बाकी है, क्योंकि कोई साक्ष्य न होने की वजह से उनके केस को इंटरटेन नहीं किया जा रहा। लड़की पक्ष द्वारा पति के बड़े भाई पर भी मामला दर्ज कराया गया है और रिपोर्ट में लिखाया गया है कि अतुल के बड़े भाई ने अपने सरकारी रिवॉल्वर से उनको डराया, लेकिन जिस दिन की घटना का जिक्र किया गया उस दिन रिवॉल्वर लॉग बुक एंट्री में ट्रेजरार में जमा थी, जिससे लड़की पक्ष के एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ। ये था पूरा मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में रहने वाले अतुल का। और अब हम अपने समाचारों की ओर बढ़ते हैं और विस्तार से आज की खबरें इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम हो रहा है। नतीजतन राज्य में संक्रामक बीमारी की रिकवरी दर 95% से ज़्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,520 नए मामले सामने आए, जबकि पहले से उपचार करा रहे 1,761 मरीज
इसी अवधि में स्वस्थ हो गए। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में संक्रमण की दर में कमी आ रही है। अब तक 2 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड-19 के टेस्ट किए जा चुके हैं। संक्रमण ना बढ़े, इसके लिए सभी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रदेश के कंटेनमेंट जोन तथा हॉट स्पॉट क्षेत्रों में कमी आई है तथा हॉट स्पॉट क्षेत्रों की संख्या अब घटकर 7,355 रह गई है। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीन के भंडारण के साथ साथ वैक्सीन लक्षित समूहों को लगाने के लिए तकनीकी लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। अब तक 35,000 कोल्ड स्टोरेज तथा सभी स्थानों पर कोल्ड चेन की व्यवस्था कर ली गई है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक सभी लोग मास्क पहने, हाथ साबुन से धोते रहें तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में 1,55,315 सैंपल्स की जांच की गई। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 12,58,877 सैंपल्स की जांच की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमण के 1,520 नए मामले सामने आए, जबकि 20,091 कोरोना के एक्टिव मामलों में से 9,253 लोग होम आइसोलेशन में हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 442 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र, दिल्ली तथा पश्चिम बंगाल में हुई। इस दौरान महाराष्ट्र में 87 मरीजों की मृत्यु हुई, वहीं दिल्ली में 60 तथा पश्चिम बंगाल में 50 लोगों ने दम तोड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी शनिवार के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,005 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या करीब 98,26,000 हो गई है। इस दौरान 33,494 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ कोरोना मुक्त होने वालों की संख्या 93,24,000 से अधिक हो गई है। नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक होने से सक्रिय मामले घटकर करीब 3,60,000 रह गए हैं। इसी अवधि में 442 और अधिक मरीजों की मृत्यु होने से मृतकों का कुल आंकड़ा 1,42,628 हो गया है। विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला का कहना है कि कंपनी की कोविड वैक्सीन को इस माह के अंत तक देश में कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति मिल सकती है और जनवरी से यहां टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। पूनावाला ने शुक्रवार को एक ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस माह के अंत तक एसआईआई को वैक्सीन के आपात इस्तेमाल का लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन उसके वृहद इस्तेमाल की अनुमति बाद में मिलेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि नियामक की मंजूरी मिलते ही जनवरी 2021 से भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। पूनावाला ने बताया कि उनकी कंपनी सरकार के साथ साथ निजी बाजार के लिए कोरोना वैक्सीन की डोज तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगले साल जुलाई तक कोरोना वैक्सीन के 30 से 40 करोड़ डोज खरीदना चाहती है और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना देश की 20 से 30% आबादी को कोरोना टीका देने की है। उन्होंने संभावना जताई कि अगले साल अक्टूबर तक देश की अधिकांश आबादी को कोरोना वैक्सीन का टीका लग जाएगा और तब ही जिंदगी सामान्य होगी। कोरोना वैक्सीन के बारे में अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये वैक्सीन वायरस के संक्रमण से व्यक्ति का बचाव करने के साथ संक्रमण के प्रसार को रोकने में सक्षम है या नहीं। इस पर आदार पूनावाला ने कहा, अभी तक उन्हें भी इसका पता नहीं है। देश की 20% आबादी को जब कोरोना वैक्सीन का टीका लग जाएगा तभी भरोसा लौटेगा और धारणा मजबूत होगी। उम्मीद है कि अगले साल सितंबर और अक्टूबर तक हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी और जनजीवन सामान्य हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कृषि में निजी क्षेत्र का निवेश संतोषजनक नहीं है तथा आपूर्ति श्रृंखला, शीत भंडार गृह तथा उर्वरक जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की रुचि और निवेश दोनों की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि ग्रामीण कृषि आधारित उद्योगों में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और इसके लिए एक अनुकूल नीतिगत व्यवस्था मौजूद है। ग्रामीण, अर्धग्रामीण और श्रेणी 2 व 3 शहरों में हो रहे सकारात्मक बदलावों का मजबूती से पक्ष लेते हुए पीएम ने व्यवसाय और उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रमुखों को ऐसे क्षेत्रों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
उन्होंने जानकारी दी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या शहरों से अधिक हो गई है और भारत के आधे से ज़्यादा स्टार्टअप श्रेणी 2 व 3 शहरों में हैं। सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए हाल ही में स्वीकृत पीएम वाणी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उद्यमियों को ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रयासों में भागीदार बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, यह निश्चित है कि 21वीं सदी में भारत का विकास गांवों और छोटे शहरों द्वारा संचालित होगा और आप जैसे उद्यमियों को गांवों और छोटे शहरों में निवेश करने का अवसर नहीं खोना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी फिक्की की 93वीं आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मजबूत ब्रांड भारत को स्थापित करने की भारतीय निजी क्षेत्र की क्षमता की सराहना की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रत्येक नागरिक की प्रतिबद्धता निजी क्षेत्र में देश की आस्था का एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक आश्वस्त व्यक्ति जीवन के साथ साथ प्रशासन में दूसरों को स्थान देने में कभी नहीं हिचकता। बड़े जनादेश द्वारा समर्थित एक मजबूत सरकार उस किस्म के विश्वास और समर्पण का परिचय देती है। एक निर्णायक सरकार हमेशा दूसरों की बाधाओं को दूर करने और समाज एवं राष्ट्र के लिए योगदान करने का प्रयास करती है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार पिछले 6 वर्षों से सभी क्षेत्रों में हितधारकों को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि यह विनिर्माण से लेकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तक, कृषि से लेकर बुनियादी ढांचे तक, तकनीक से जुड़े उद्योगों से लेकर कर निर्धारण तक तथा रियल एस्टेट से लेकर विनियामक सरलता तक के क्षेत्रों में चौतरफा सुधारों में परिलक्षित है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि सरकार भीषण ठंड के बावजूद आंदोलन करने को मजबूर किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए उसे बताना चाहिए कि किसानों को अभी और कितनी आहुति देनी होगी। राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 17 दिनों में 11 किसान भाइयों की शहादत के बावजूद निरंकुश मोदी सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। वह अब भी अन्नदाताओं के साथ नहीं, अपने धनदाताओं के साथ क्यों खड़ी है। देश जानना चाहता है कि राजधर्म बड़ा है या राजहट। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में निरंकुशता का कोई स्थान नहीं। आप और आपके मंत्रियों की नीति हर विरोधी को माओवादी और देशद्रोही घोषित करने की है। भीषण ठंड और बरसात में जायज मांगों के लिए धरने पर बैठे अन्नदाताओं से माफी मांगिए और उनकी मांगें तत्काल पूरी करिए। रूस में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 महामारी के 28,137 नए मामले सामने आए हैं। सरकार के कोरोना वायरस निगरानी केंद्र ने शनिवार को बताया कि रूस के 85 क्षेत्रों में 28,137 कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए। इनमें 5,182 मामले बिना लक्षण वाले हैं। केंद्र ने बताया कि नए मामलों में 6,600 से अधिक मामले मॉस्को शहर से हैं। केंद्र के अनुसार नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,25,848 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार इस दौरान 560 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 46,453 हो चुकी है। सेंट कोरेट्सबर्ग में 79, मॉस्को में 76 और मॉस्को क्षेत्र में 35 लोगों की मौत हुई। इस बीच 26,118 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। रूस में अब तक 20,85,958 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट newskranti.com पर लॉग इन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।